these keywords, these directions are given by UPSC. मेरे द्वारा नहीं, UPSC द्वारा दी गई ये डायरेक्शंस. That's why I follow these keywords. जब कैंडिडेट के पेपर 2 में 60 नंबर आते हैं और किसी एक कैंडिडेट के 100 मार्क्स आते हैं या अबव 100 मार्क्स आते हैं, जैसे हमारे कैंडिडेट ने रैंक 210 मयंक सिंह, ही स्कोर्ड 109 इन द पेपर 2. तो जब ऐसे कैंडिडेट को हम देखते हैं तो उनकी राइटिंग पैटर्न को हम फॉलो करते हैं. आपको एक बात समझनी होगी कि पेपर 2 में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में नॉलेज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता है अप्रोच का. जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी. मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे. कैंडिडेट्स, यू नो वेरी वेल वी हैव स्टार्टेड ए सीरीज रिगार्डिंग टू पेपर टू प्रिपरेशन और उस सीरीज में ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है. दोस्त, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 में 100 प्लस स्कोर किया जा सकता है. वो मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए, हमारी गाइडेंस सही होनी चाहिए. ऑफकोर्स हमें ब्लेंडिंग करनी होगी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की. कैंडिडेट को काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी. और जो केयरलेस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो 100 स्कोर करना इम्पॉसिबल है. आपको एक बात समझनी होगी कि पेपर 2 में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में नॉलेज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता है अप्रोच का. पेपर 2 में पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग का, और यही डिफरेंस मैं आज खत्म कर दूंगा. आप भी पेपर 2 टॉपर की तरह सोचने लगेंगे ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद. आपको पीवाईक्यूज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी. मैं बहुत सारी मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा. मैं जो बात करूंगा पूरी रैशनैलिटी के बिहाफ पे करूंगा. यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वर्डिंग्स को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा. दोस्त, मैंने अपनी सीएपीएफ जर्नी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स का रिजेक्शन देखा है ड्यू टू द पेपर 2 और बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी देखा है. जब कैंडिडेट के पेपर 2 में 60 नंबर आते हैं और किसी एक कैंडिडेट के 100 मार्क्स आते हैं या अबव 100 मार्क्स आते हैं, जैसे हमारे कैंडिडेट ने रैंक 210 मयंक सिंह, ही स्कोर्ड 109 इन द पेपर 2. तो जब ऐसे कैंडिडेट को हम देखते हैं तो उनकी राइटिंग पैटर्न को हम फॉलो करते हैं. अच्छा, इसने ऐसा लिखा तब जाके ऐसा मार्क्स आया. तो क्या ये सेम पैटर्न अदर कैंडिडेट्स जिसके 100 मार्क्स हैं उनमें भी फॉलो हुआ है? अब आपकी टॉपर से रेगुलर बेसिस पे तो इंटरेक्शन नहीं हो पाती है. पेपर 2 तैयार करने के न्यूमरस ऑफ वेज हो सकते हैं, उसमें मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ. हर टीचर का अपना एक तरीका हो सकता है पढ़ाने का, बताने का. लेकिन मेरा जो अप्रोच रहता है, मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, वो पूरे यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए होती है. पूरे यूपीएससी का पीवाईक्यूज़ का निचोड़ मैं आपके सामने रखता हूँ. इतने सारे टॉपर्स की इंटरेक्शन का निचोड़ आपके सामने रखता हूँ. और दोस्त, यकीन मानिए, मैं जहाँ से देख रहा होता हूँ तो मैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो फेल हो रहे हैं, और मैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो पास हो रहे हैं. मेरा ये पूरा एफर्ट रहेगा, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप पास होने वाली कैटेगरी में आएँ. चलिए चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. उससे पहले इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि जो एवीकेएस के साथ ऑफलाइन बैच में तैयारी करना चाहता है तो 23 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रही है. आप उसका पार्ट बन सकते हैं. इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन. ऑनलाइन में भी मंजिल बैच इज़ देयर, आप उसका पार्ट बन सकते हैं. जिन स्टूडेंट्स को पेपर 2 में दिक्कत है तो कंप्लीट प्रिपरेशन रिगार्डिंग पेपर 2, चाहे स्टडी मटेरियल की बात करें या पेपर 2 में टेस्ट सीरीज़ की बात करें, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, मेंटरशिप इंक्लूड, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस इंक्लूड है, वो लक्ष्य बैच का पार्ट बन सकता है. जिन कैंडिडेट्स को सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है कि तैयारी हमारी हो चुकी है सर, वो प्रतिभा टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर सकता है. इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर सीएपीएफ प्रिपरेशन. अबाउट एवीकेएस, हम पिछले 10 सालों से डेडिकेटली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की ही तैयारी करवा रहे हैं, और वो हमारी एक्सपर्टीज़ आपको इस वीडियो में दिख जाएगी. दोस्त, एवीकेएस के स्टडी मटेरियल से जब हम दावा करते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन कि हाँ भाई 10 में से 8 टॉपिक हमारी बुक में से देखने को मिले, 10 में से 9 टॉपिक हमारी बुक में देखने को मिले, ऑफकोर्स बाय गॉड ग्रेस, गॉड का तो उसमें रोल रहता ही है, हमारी कुछ एक्सपर्टीज़ भी आप उसमें बोल सकते हो. आज मैं आपको भी वो एनालिसिस सिखा दूंगा. आज के बाद आप कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ोगे या कोई भी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होगे कहीं से भी, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ से है. और कैंडिडेट्स के ये भी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मुझे पेपर 2 प्रिपेयर कहाँ से करना है. ये जो आपके सामने है, ये यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, हर साल ये सेम रहती है. और कैंडिडेट्स इसको मिस कर देते हैं, जिसका हर्जाना उनको भरना पड़ता है, क्योंकि फिर वो वीडियोस पे रिलाई करता है कि हो सकता है किसी जिसकी वीडियो सामने आ गई उस पर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया, मेरे आगे मेरे सुननी स्टार्ट कर दी, किसी और के आगे उसकी सुननी स्टार्ट कर दी. उसमें दिक्कत है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कहाँ है, आपको भी तो अपनी एनालिटिकल पावर को डेवलप करना है. दोस्त, आज वो मैं आपको सिखाऊंगा. जब 2024 में यूपीएससी का पेपर आया पेपर 2 के रिगार्डिंग, उसमें क्वेश्चन देखने को मिले हिस्ट्री से, उसमें क्वेश्चन देखने को मिले ज्योग्राफी से. जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे आपका ऐसे आया, या ट्राइबल रेजिडेंस और उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या पार्टिसिपेशन रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उस पर ऐसे देखने को मिला. स्टूडेंट्स ने पैनिक करना स्टार्ट किया, बोले कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से, और हम पीछे रह गए. सीडीएस एस्पिरेंट ने तो बिल्कुल नेगलेक्ट ही कर दिया होगा, क्योंकि 20 पेज के नोट्स पढ़ के जाने हैं उसको, ज्योग्राफी के जो 3-4 घंटे की वीडियो देख के जानी है, उससे सोच रहा है पेपर निकल जाएगा. तो दोस्त, इससे बड़ी मिथ हो नहीं सकती.
अगर आप ऐसी तैयारी को छोड़ के जाते हो दोस्त, इट्स योर फॉल्ट। यूपीएससी का फॉल्ट नहीं है। बाद में चिल्लाते रहते हो यूट्यूब कमेंट्स में, इधर उधर, कुछ नहीं होना जाना। आपने अपनी तैयारी पूरी नहीं की। यूपीएससी ने प्रॉपर नोटिफिकेशन में लिखा है भाई, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और एनालिटिकल एबिलिटी के बिहाफ पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा एग्जाम पैटर्न को कि पेपर 1 क्वालिफाई होगा तभी पेपर 2 इवैल्यूएट होगा। पेपर 2 में 6 कंपोनेंट्स हैं: एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसिज, कॉम्प्रिहेंशन एंड द ग्रामर पार्ट। एस्से वाला पार्ट ही एक ऐसा पार्ट है जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें से लिख सकते हैं। अब यूपीएससी उसको पार्ट ए बोलती है, और ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन है कि आप हिंदी और इंग्लिश में जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। आपके जो टॉपिक्स हैं कि क्या सिलेबस है, जो कैंडिडेट ये बोलते हैं या कोई आपको प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है पेपर 2 का कुछ सिलेबस नहीं है, सिलेबस है दोस्त। आपने पीवाईक्यू ढंग से एनालाइज नहीं किए हैं, सिलेबस सामने लिखा है, अभी दिखाऊंगा। यूपीएससी ने इंडिकेट किया है कि टॉपिक आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं, और स्पेशली अगर बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल से। यहाँ से आया था वो ट्राइबल रेसिस्टेंस का क्वेश्चन, यहाँ से आया था वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्वेश्चन, ज्योग्राफी वर्ड इज देयर, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बिहाफ पे। आपको नॉलेज होनी चाहिए सिक्योरिटी की, और इसीलिए हर साल 1 या 2 टॉपिक आपको सिक्योरिटी बेस्ड देखने को मिलते हैं। और दोस्त टॉपिक नहीं भी आए तो इन डायमेंशंस को आपको अपने एस्से में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 15+ डायमेंशन सिखाऊंगा, उनमें से 5-6 डायमेंशन आपको मेंशन कर देने हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज रहेगी दोस्त, आपके पूरे दिमाग के तार खुल जाएंगे ये वीडियो सुनने के बाद कि ऐसा भी होता है क्या पेपर 2। पेपर 2 का मतलब सिर्फ स्लाइड्स पढ़ देना नहीं होता है। पेपर 2 की अप्रोच कैंडिडेट की सही होनी जरूरी है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनालिटिकल एबिलिटी पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको लोग डराएंगे कि फिलोसफिकल एस्से पता नहीं 3 पूछ लेगा, 4 पूछ लेगा, मल्टीपल एस्सेज आ जाएंगे, आपको वही तैयार करने होंगे। पहले ये उठा के देख लो पिछले 10 साल में कितने फिलोसफिकल एस्से उसने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में पूछे हैं। क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है भाई, बिल्कुल पूछ सकता है। जब सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है तो सीएपीएफ में भी आ सकता है। लेकिन पिछले 10 साल में 3 या 4 टॉपिक ही मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे। अभी दिखाऊंगा, पिछले 10 साल की समरी आपको दिखाऊंगा, टॉपिक वाइज दिखाऊंगा। और ये वीडियो लास्ट तक वही कैंडिडेट देखेंगे जो सीरियस हैं पढ़ाई में, और उनके अटेंडेंस में अलग से लेता होता हूँ, ठीक है। ये पार्ट बी है कि कॉम्प्रिहेंशन, पेसी राइटिंग, आपको कम्युनिकेशन आपकी चेक करने के लिए वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे यूपीएससी ने हमें कुछ नहीं बताया कि हमसे एक एस्से में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। हमें सिलेबस बताया मोटे मोटे तौर पे, मतलब मैक्रो लेवल पे हमें सिलेबस बताया, माइक्रो लेवल पे नहीं बताया है। हमें एक एस्से में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे अंडरलाइन करना है नहीं कर रहा है, मुझे कंसाइज करके लिखना है या नहीं लिखना है, क्या वो हमसे चाहता है। कि मैंने तो बोल दिया था लास्ट वीडियो में कि यूपीएससी डिमांड्स क्लैरिटी ऑफ थॉट, योर मैच्योरिटी लेवल, योर एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें यूपीएससी की चाहत है एस्से राइटिंग में। लेकिन किस फैक्टर के बिहाफ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, आई विल प्रूव दैट फैक्टर। दिस इज द नोटिफिकेशन, यूपीएससी सीआईएसएफ एसी एलडीसी की नोटिफिकेशन में ये पार्ट रहता है, और ये भी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको सब इंस्पेक्टर को 4 साल का एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम है। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जाम होता है, केवल सीआईएसएफ का यूपीएससी करवाती है, बाकी 4 फोर्सेस का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। यहाँ पे यूपीएससी ने सिलेबस मेंशन नहीं किया, लेकिन ये मेंशन कर दिया वहाँ पे भी एक ऐसे आता है जो कि ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स के आसपास उनको लिखना होता है। 5 टॉपिक आते हैं, एक टॉपिक लिखना होता है, और कैंडिडेट्स के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए ऐसे टॉपिक में कि ऐसे शुड बी कोहेरेंट, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लूसिड मैनर में हो, ताकि इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आ सके, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग का कोई एरर ना हो। दीज कीवर्ड्स, दीज डायरेक्शंस आर गिवन बाय यूपीएससी, मेरे द्वारा नहीं, यूपीएससी द्वारा दी गई हैं ये डायरेक्शंस। दैट्स व्हाई आई फॉलो दीज कीवर्ड्स। ठीक है जी, ये बात हो गई। इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रीसी राइटिंग आता है, हमको तैयार करना है। कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं इस चीज़ का, जब आप एसएसबी देने जाते हैं मल्टीपल टाइम वहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि कैंडिडेट्स को कभी ये पता ही नहीं होता कि जो साइक का टेस्ट है उसमें जो टेट आपका होता है, उसके बाद वैट है, एसआरटी है, या सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। तो ऐसे में जो टेट वाला पार्ट है, टीएटी, वो आपका सिलेक्शन के रिगार्डिंग टेस्ट है। बाकी जो 3 है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। मतलब अगर किसी का टेट बुरा है और बाकी तीनों अच्छे हैं, उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कन्फर्मेटरी टेस्ट था, वहाँ तक साइकोलॉजिस्ट पहुँचेगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं। आगे वाला पार्ट उसी कैंडिडेट का अच्छे से वेलवेट होगा जिसका टेट अच्छा होगा। ऐसे ही हमने जो पीछे डिस्कस किया सीएपीएफ एसी की नोटिफिकेशन में, सीआईएसएफ एसी एलडीसी की नोटिफिकेशन में, वी विल कंफर्म दिस बाय द सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन। यहाँ पे यूपीएससी द्वारा ही दी जाती है। ऐसे आता है 1000 to 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है। ऐसे में ऐसे पूछा जा सकता है मल्टीपल टॉपिक्स पे, कोई सिलेबस नहीं दिया कि किसी टॉपिक पर पूछ सकते हैं हम। जनरली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें तो वो फिलोसफिकल टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है 2020 के बाद। अब वहां पे भी सेम बात बोल रहा है कि प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, अरेंज करना है उसके अकॉर्डिंग, और कंसाइज मैनर में लिखना है।
इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए कैंडिडेट का। और इस ऑफिशियल सोर्स के बिहाफ पे हम इन फैक्टर्स को कंक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब जब भी कभी एक कैंडिडेट को एसे राइटिंग करनी हो, पर्टिकुलर एसे राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी कभी एक कैंडिडेट को एसे राइटिंग करनी हो तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। जब ऑफकोर्स उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, यही तो डिफरेंस क्रिएट होता है जब कैंडिडेट ये बोलते हैं सर मैं तो पूरा पेपर करके आया था लेकिन मेरे नंबर 60 ही आए, और कई कैंडिडेट कहते हैं सर मेरे तो 100 नंबर आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, मैंने भी पूरा पेपर किया था। और ऑफकोर्स उसने इन फैक्टर्स को फॉलो किया होगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी की डायरेक्शन के अगेंस्ट कार्य करते हैं, उनको पेनल्टी भी लगती है दोस्त, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ दिखा दूंगा आपको। तो हमने ये कंक्लूड किया कि हमारा टॉपिक के क्लोज हमें रहना है अगर बेहतरीन तरीके से हमें ऐसे लिखना है तो प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर कंक्लूजन है, और बॉडी में भी अलाइनमेंट होनी चाहिए और ट्रांजिशन होनी चाहिए। जब मैं इंट्रोडक्शन से बॉडी में ट्रांसफर हो रहा हूँ, ऑफकोर्स कल की क्लास में इस चीज़ को सीखेंगे कि कैसे हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, बॉडी कैसे लिखनी है। आज मैं इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपको सिखा के जाऊँगा, क्योंकि जब तक पेशेंस नहीं होंगे ना, ये वो मूवी देखी है ना आप लोगों ने, चांदनी चौक टू चाइना, वो गुरु उसका बोलता है अक्षय कुमार को, बर रगड़ते रहो बोल रहा है मुझसे रोटियां बिलवाई जा रहा है, कुछ हो रहा है कि फिर टेबल फेंक के मारता है और एकदम टेबल टूट जाती है, कुछ ऐसा ही है दोस्त। टॉपिक प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, सीधा कंटेंट पे जंप करने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है और उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कंसाइज वे में हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 300 वर्ड्स में ही पूरी बात को कह देना है। सिविल सर्विसेज में हम एनेक्डोट फॉलो कर सकते हैं, एनेक्डोट में स्टोरी टेलिंग में हम जा सकते हैं। सपोज कि डेवलपमेंट से रिलेटेड और सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड कोई ऐसे लिखना आता है, तो वहाँ पे हम जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं स्टोरी टेलिंग से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई एक रमेश नाम का एक कैंडिडेट था, उसका जन्म छत्तीसगढ़ में बस्तर जगह पे हुआ, वहाँ पे नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया था, उसके माता पिता एक इंसिडेंट में मारे गए, उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट कम है, उसकी कोई एजुकेशन नहीं हो पाई, उसने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर या नक्सलाइट से इन्फ्लुएंस होकर नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लिया, और वो आज एक नक्सलाइट लीडर है और देश के लिए बड़ा थ्रेट बना हुआ है। ऐसे ही एक सुरेश पर्सन है, वो दिल्ली में रहा है, उसके माता पिता टीचर हैं, उसकी अच्छी स्कूलिंग हुई है, उसने ग्रेजुएशन बीटेक की है, उसका सपना है कि इसरो में साइंटिस्ट बनना, उसने इसरो में ज्वाइन कर लिया है और चंद्रयान 3 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और आज देश के लिए एसेट का काम कर रहा है। ये प्रॉपर स्टोरी टेलिंग हुई। इस स्टोरी टेलिंग का सीएपीएफ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंक्लूजन तो यहाँ से भी निकलता है कि एक एरिया में लैक ऑफ डेवलपमेंट थी जिसके कारण वहाँ के लोग देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बने, और एक एरिया में डेवलपमेंट थी जिसके कारण देश के लिए वहाँ के लोग सिक्योरिटी एसेट बने। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का कोरिलेशन है, और ऑफकोर्स इट्स ए विशियस साइकिल। किसी एरिया में डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज नहीं रहेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी भी होगी, और कहीं पे सिक्योरिटी नहीं है तो वहाँ पे वो लोग डेवलपमेंट होने नहीं देंगे, तो अंडर डेवलपमेंट रहेगी। तो सीएपीएफ में इतना घुमा फिरा के नहीं बोलना है, सीएपीएफ में सीधे मुद्दे पे आना है कि डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट भी होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होती है, और उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए सीधा सिक्योरिटी वाले एंगल पे जंप कर जाना है। अब क्योंकि वर्ड लिमिट इज देयर, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमारा होना चाहिए। उसका क्या मतलब है? एसे शुड बी मल्टी डायमेंशनल और इट शुड कवर ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वो हम ऐसे टू ऐसे देखेंगे। लैंग्वेज को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि सर मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं, या मेरी इंग्लिश वीक है, मैं इंग्लिश में जब लिख रहा हूं तो कैसे बहुत अच्छे कीवर्ड्स में लिख सकता हूं। दोस्त एवीकेएस की जो पेपर 2 की बुक है ना, वो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। जो हमारी पीवाईक्यू बुक है वो बहुत हेल्प करेगी। जब आप पीवाईक्यूज कर लेंगे ना, अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज कर लेंगे, तो वहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश इज़ नॉट एवरीथिंग, और इंग्लिश ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश अलग ही लेवल की चल रही है, वो इंग्लिश किसी और को आती नहीं है। बहुत बार आदत होती है ना राइटिंग में भी, इसलिए वहाँ पे बोला है कि लूसिड मैनर में लिखना है, अपना नाम लिख रहे हैं ऐसे लिख दिया है। अब आपके अलावा भी तो समझ में आनी चाहिए दोस्त किसी को। इंग्लिश का कुछ फियर नहीं है दोस्त, जब डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग पार्ट पे फोकस करोगे, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। उसको प्रैक्टिस में लेके आना है बस। टॉपिक डिसीजन, भाई मैं इजी टॉपिक डिसाइड करूँगा तो नंबर कम आएंगे, मुश्किल टॉपिक डिसाइड करूँगा तो नंबर ज़्यादा आएंगे। सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं वो लोग जो ये बात सजेस्ट करते हैं और जो इस बात को फॉलो करते हैं, उससे वो बड़े मूर्ख हैं। एक फुल एंड टेस्ट लगा के देख लेना, सारा भ्रम टूट जाएगा। कोई टॉपिक इजी और मुश्किल नहीं होता दोस्त, आपने वो पहले पढ़ रखा है, आपने आपकी नज़रों से आया हुआ है, उस पर आपने वीडियो सुन ली है, आपने क्लास अटेंड कर लिया तो वो इजी हो गया। अगर वो ऐसा नहीं है तो आपको मुश्किल लगने लगता है।
हो सकता है जो टॉपिक आपके लिए मुश्किल हो दूसरे के लिए आसान हो, क्योंकि उसने वो कर रखा है, और यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जो आप सटीक तरीके से इन की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 300 वर्ड को एक टाइम के अंदर लिख दोगे, टाइम क्या है 18 मिनट, वही 17 मिनट ऑन एवरेज, अगर इस चीज़ में मेंशन कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, वो इजी कह लो मुश्किल कह लो। लेकिन अगर कभी चूज करना हो फिलोसफिकल एस्से या ऑब्जेक्टिव एस्से के बीच में, जो फैक्ट्स बेस्ड एस्से रहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एस्से की तरफ रहेगी, क्योंकि आपके लिए भी उसका वही आंसर होगा, मेरे लिए भी होगा। फिलोसफिकल एस्सेज में कभी कभी हमारी इंटरप्रिटेशन अलग हो जाती है, और अगर आपकी इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं की, तो फिर वहाँ पे दिक्कत क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है। और जब 6 ऐसे में से 4 ही लिखने हैं दोस्त, तो वहाँ पे अननेसेसरी स्टंट मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामर वाले पार्ट पे यूपीएससी ने पर्टिकुलर मेंशन किया था, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोस्त, आपको पता होना चाहिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है आपको, और ये आपको उन 25 मार्क्स में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा कटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स लिख देते हैं फिर उसको काटते हैं, तो वो अप्रिशिएट नहीं की जाएगी। कोई शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए आपको, जैसे गवर्नमेंट इस तरीके की हैबिट रहती है हमारी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करने की। जो शॉर्ट फॉर्म्स वही इस्तेमाल करनी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और एक्सेप्टेड मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी में नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, जैसे समाधान इनिशिएटिव नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए। आप वो अगर मान लो कोई शॉर्ट फॉर्म है, कोई बहुत बड़ा नाम है, उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक बार पूरा लिखना है ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म, और फिर आगे लिख देना है। लेकिन गवर्नमेंट जब भी लिखना है वो पूरा ही लिखना है दोस्त, वो अपनी शॉर्ट फॉर्म नहीं बना देनी है उसकी, कि नीति आयोग का एन लिखा है, एक बार नीति आयोग और ब्रैकेट में एन लिख दिया, तो ऐसे बात नहीं बनेगी दोस्त। इंपॉर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, एक पैराग्राफ में 1 या 2 कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया। दूसरा, ये हमें नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, मीन्स पॉइंट्स फॉर्म में आपको नहीं लिख देनी है बॉडी, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती करते हैं, और अलाइनमेंट डिस्कस करेंगे। जो मेन पर्पज़ है वीडियो का वो ये है कि आपको पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करनी है। ये 2025 का पीवाईक्यू है आपका, ये 2024 का है, ये 2023 का है। पीवाईक्यू जिसने नहीं देखे हैं आज बहुत ध्यान से देख लो, एवीकेएस की पीवाईक्यू की बुक भी आती है लास्ट 10 ईयर्स की, उसकी वैल्यू आज आपको समझ में आ जाएगी। नॉट ओनली द बुक वैल्यू, आपको ओवरऑल यूपीएससी की वेबसाइट देखनी क्यों इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू समझ में आ जाएगी। ये प्रॉपर हमने देखे, और अब हम इसका पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी में कीवर्ड्स काफ़ी लिमिटेड हैं दोस्त, यहाँ पे कुछ लोग इसको थीम्स वर्ड यूज़ कर देते हैं, मैं कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कीवर्ड हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है, और उस कीवर्ड से हम अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, और उस कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए हम पेपर 1 से अलाइनमेंट कर सकते हैं। और कीवर्ड्स हाईली रिपीट होते हैं। आज पेपर 2 की एनालिसिस दिखाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि पेपर 1 के रिगार्डिंग भी ऐसी एनालिसिस आपको चाहिए, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यूज वहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी हैव लॉन्च द पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्रास। 2016 से हमने ये एग्जाम्पल सेट किया है। 2001 वर्ड है साइबर से रिलेटेड। अब ये तुक्का नहीं है दोस्त, 2022 का एग्जाम निकालते हैं। पीवाईक्यूज हमेशा करके जाने चाहिए, ये ऑलवेज रिकमेंडेशन रहती है, क्योंकि जिसने पीवाईक्यू कर लिए, ऑफ कोर्स ग्रामर में तो वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा ही, इंग्लिश वाले पार्ट में भी अच्छा स्कोर करेगा, प्रीसियस कॉम्प्रिहेंशन में, वो एसे आर्गुमेंट रिपोर्ट में भी अच्छा स्कोर करेगा दोस्त, उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में जिसने पीवाईक्यू नहीं कर रखे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था साइबर अटैक से रिलेटेड 2023 में, साइबर अटैक्स ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है इमर्जिंग थ्रेट्स से रिलेटेड, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये रहा 2020 का क्वेश्चन। अब जिसने 2020 का पीवाईक्यू कर लिया होगा, इमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, अच्छा कैंडिडेट के नंबर कम क्यों आते हैं, कि मेरे नंबर जितने आने चाहिए थे उतने नंबर नहीं आ रहे सर, मैं लिख के तो आया था। यहाँ पे वो ट्रेडिशनल थ्रेट्स को एक्सप्लेन कराएगा, वो कैसे उसके नंबर आ जाएंगे दोस्त, जब आपसे पूछा ही इमर्जिंग थ्रेट है उसने। तो इमर्जिंग थ्रेट्स में साइबर अटैक्स एक बहुत बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है, ड्रोन अटैक्स एक बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है, अर्बन नक्सलिज्म एक बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है, और लोन वोल्फ अटैक्स और जो अर्बन टेररिज्म के केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर द इमर्जिंग थ्रेट्स। जिसने ये अच्छे से तैयार कर लिया होगा, उसका एक कंपोनेंट है ऑफ कोर्स इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, लास्ट क्लास में हमने समझा था, और उसका एक कंपोनेंट है इंटरनल सिक्योरिटी, उसका एक फैक्टर है साइबर सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी के बिहाफ पे ये बोल रहा है कि हमें इमर्जिंग थ्रेट क्या क्या है, उसमें एक कंपोनेंट है कि हमें साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा 2023 में, यहाँ पे उसने सिक्योरिटी नहीं अटैक्स के बारे, थ्रेट के बारे में ही पूछ रहा है कि साइबर अटैक्स ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। अब जिसने 2023 का पीवाईक्यू करके गया होगा 2025 में, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, क्यों, क्योंकि
80 to 90% कंटेंट ओवरलैप करेगा। यहाँ पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एज। मल्टीपल लेवल्स पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो आपको आर्ट है लिखने आने चाहिए। जैसे ये ऐसे लिखा जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लेवल के लिए उसकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, की आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी, साइबर सिक्योरिटी की, और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट एज में। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड नाउ। जब वर्ल्ड कनेक्टेड है तो लोग कनेक्टेड हैं, जब लोग कनेक्टेड है तो बिजनेस कनेक्टेड है, और जब बिजनेस कनेक्टेड है तो इकोनॉमी कनेक्टेड है, और इकोनॉमी कनेक्टेड है तो गवर्नेंस कनेक्टेड है दोस्त। और जब ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड है, और जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड है तो ऑफकोर्स देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिटी थेफ्ट के चांसेस रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के चांसेस रहते हैं। बिजनेस के लिए बात करें तो कंटिन्यूअस इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, और उसका डेटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर ग्रिड, बैंकिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। और इन सब चीज़ों पे अगर अटैक प्लान किया जाए, साइबर अटैक प्लान किया जाए, तो देश की इकोनॉमी भी हिलेगी, देश की पॉलिटी भी हिलेगी, वहाँ की गवर्नेंस पे इम्पैक्ट आएगा, वहाँ पे लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। और उसके लिए सरकार ने वेरियस इनिशिएटिव्स चलाई हैं, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे एआई से रिलेटेड वेरियस पॉलिसीज़ बनी थी, 2013 की पॉलिसी बनी थी, 2025 में भी अलग से स्ट्रेटजी आई है, और आजकल तो एआई बेस्ड वर्ल्ड है, तो उसके रिगार्डिंग चैलेंजेस भी हैं, अटैक्स हुए हैं। एग्जांपल आप कोट कर सकते हो कि हम भाई दिल्ली जो एम्स है वहाँ पे 2022 में अटैक देखने को मिला। हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है स्किल्ड मैन पावर की, पर्टिकुलर फील्ड बात करें तो साइबर स्पेस के फील्ड में, और इनके सोल्यूशन भी यहीं पे छिपे हुए हैं दोस्त, कि देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट लॉज रिगार्डिंग टू डेटा प्रोटेक्शन या साइबर लॉज डिजिटल एज में उनकी ज़रूरत है, एंड दैट लॉज शुड बी इन लेटर एंड स्पिरिट। वो बस ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट कर रहा है, वो होना चाहिए और सही से इंप्लीमेंट होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए लोगों में, अवेयरनेस होनी चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिसर्च, इंटरनेशनल लेवल पे कोलेब्रेशन होना चाहिए आपका। ये प्रेजेंट वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक नेसेसिटी बन चुकी है। और ये जहाँ पे वर्ल्ड इज़ मोर कनेक्टेड विद इंफॉर्मेशन, जहाँ पे एक दूसरे की इतनी कनेक्टेड है, लोग जहाँ पे इतने कनेक्टेड है, वहाँ पे उस कंट्री की सिक्योरिटी, उस कंट्री की गवर्नेंस इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि वहाँ के लोग या वो कंट्री साइबर स्पेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब सर ये तो एक तुक्का तो नहीं लग गया कि एक ऐसे रिपीट देखने को मिल रहा है मल्टीपल ईयर्स में, 2020 में भी आया, फिर उसको 2023 में भी पूछा, 2025 में भी पूछा। ठीक है, चलो ये भी भ्रम तोड़ देते हैं आपका, और फर्दर आगे देखते हैं कि क्या ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। फार्मर से रिलेटेड अगर बात करें, 2016 में क्वेश्चन आया, प्रॉब्लम फार्मर सुसाइड। अच्छा, मोस्टली ऐसेज आपके प्रॉब्लम बेस्ड रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा गुरु मंत्र आपको दूंगा कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप कर देंगे। बॉडी पार्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखूँ आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो पूरा एक जगह आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा वो वीडियो देखने के बाद, और वहाँ से आप पॉइंट टक 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 फिट कर पाएंगे और पूरा लिख पाएंगे कोई भी ऐसे। जनरली जितने भी एसेज होते हैं आपके सोसाइटी बेस्ड में बात करूँ तो, यूपीएससी के पूछने के तरीके में बात करूँ तो वो प्रॉब्लम बेस्ड पूछती है, ताकि आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट को चेक कर सके। इसलिए मैंने आपको बोला कि यूपीएससी आपकी मैच्योरिटी भी चेक करती है, आपकी बैलेंस्ड अप्रोच भी चेक करती है, दैट्स वाई एनालिटिकल पावर जो है वो हमको डेवलप करनी है। अगर आप गवर्नमेंट को, कुछ लोग बोलते हैं क्रिटिसाइज मैं कितना कर सकता हूँ सर एस्से राइटिंग में, आर्गुमेंट राइटिंग में, इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म दोस्त। आपको एक बात समझनी होगी, प्रॉब्लम है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, भारत जैसे देश में प्रॉब्लम्स की कमी थोड़ी है। बात है कि आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है या नहीं है। परेशान क्या होना है यार, इसमें मेहनत करनी है। अभी देखो टाइम देखो 11:54 हो रखे हैं रात के, और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको तो और लेना है अच्छे से, कि जब कोई काम नहीं कर रहा तब आपको काम करना है, तब आपको पढ़ाई करनी है। यही तो एक लीडर की पहचान है ना। तो दोस्त, नेगेटिव चीज़ों से फाइट करने के लिए ही अफसर बनना है। फोर्सेस में तो और नेगेटिविटी है, वही पेपर 2 का मेन पर्पज़ है, आपको समझाना, वही सिखाना। तो एक क्वेश्चन आया कि फार्मर सुसाइड बढ़ रही है 2016 में, ठीक है। उसी चीज़ के बिहाफ पे जिसने ये क्वेश्चन तैयार किया होगा उसने ऑफकोर्स पूरे एंगल्स तैयार किए होंगे, इसके रिगार्डिंग सरकार क्या कर रही है वो भी तैयार किया होगा। 2018 में, अच्छा सरकार ने क्या, सरकार देखो इंडियन पॉलिटिक्स देखो, सरकार ने कहा कि ठीक है लोन माफ़ कर दो किसानों का, ये लार्ज स्केल पे करने लगे कि इलेक्शन आ रहे हैं लोन माफ़ कर दो, 2019 में इलेक्शन थे। क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो लोन माफ़ कर दे रहे हैं, या प्रेजेंट टाइम में भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रीवीज आपको मिल रही हैं वो कैसा मेजर है, वो पॉपुलिस्ट मेजर है, मायोपिक मेजर है, कैसा स्टेप है वो। तो यहाँ पे पूछा जो फार्म वेवर हो रहे हैं वो कैसा स्टेप आप देखते हैं, और इस स्ट्रेटजी को चेंज करने की नीड है। 2019 में इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है सस्टेनेबल फार्मिंग।
कि आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फार्मिंग करो, आप टेक्नोलॉजी को अपनाओ दोस्त। आप जो हरियाणा पंजाब में नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन को देखने को मिल रहा है, उसका आप सोल्यूशन करके दो। आपने कभी सोचा है कि क्यों इन एरियाज़ में फार्म लॉस तो बहुत जगह आए थे, सारे पूरे देश के लिए आए थे, इन्हीं एरियाज़ में क्यों इतना अनरेस्ट था? या जब हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, या और बहुत रिजर्वेशन को लेके प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उन एरियाज़ में ही क्यों देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन आया था? ये सारे माइंड के चक्षु आपके इन वीडियोज़ से खुल जाएंगे। और ये वीडियोज़ आपको ना केवल पेपर टू, बल्कि इंटरव्यू, बल्कि लाइफ, सबके लिए तैयार करेगी। दैट्स वाई आई ऑलवेज से इट्स नॉट अबाउट प्रिपरेशन, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने देखा फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है, रेगुलर बेसिस पे पूछ रहा है। पहले में उसने बोला फार्मर सुसाइड, दूसरे में उसने बोला कि भाई उनका लोन माफ़ करने से सोल्यूशन नहीं होगा, तीसरे में उसने पूछा कि हाँ भाई सस्टेनेबल फार्मिंग एक सोल्यूशन है। फिर सरकार कुछ लॉ लेके आई और उन लॉज से रिलेटेड 2000, ये आपका 20 का पेपर है, क्वेश्चन पूछा इम्पैक्ट क्या है न्यू एग्रीकल्चर लॉज का फार्मर्स पे। और जिन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि दोस्त पेपर 2 में टॉपिक्स रिपीट नहीं होते, आपको ग्रो करने की नीड है दोस्त, ये देखो उधर पूछा था टॉपिक, सेम टॉपिक यहाँ पे आर्गुमेंट में पूछ लिया, फार्मर प्रोटेस्ट आर द पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो दोस्त फार्मर जब आप तैयार कर रहे हो, फार्मर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप तैयार कर रहे हो, उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस को तैयार कर रहे हो, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट मेजर्स को तैयार कर रहे हो। जब हम एक प्रॉब्लम तैयार करते हैं तो मतलब क्या है प्रॉब्लम, उसके क्या कारण है, वो प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट कर रही है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो उस प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए उसको उसके रिगार्डिंग एग्जिस्ट करते हैं। स्टिल वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, गरीबी है, पॉवर्टी है, मालन्यूट्रिशन है, आज़ादी के टाइम से चली आ रही है, कुछ तो चैलेंजेस होंगे तभी वो एग्जिस्ट कर रही है आज के समय में। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तभी तो दिक्कत वाली बात है। एंड व्हाट कैन बी डन, सोल्यूशन क्या है वो आपको लिखना है। ये जो जिस कैंडिडेट ने अच्छे से तैयार कर लिए, उसके वो जो मर्जी पूछता रहे, वो प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे लिख लेगा। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमने 2 एग्जाम्पल देखे, सर हो सकता है 2 बार तुक्का लग गया हो, तुक्का नहीं है दोस्त, एनालिसिस है। ये देखो कैशलेस ट्रांजेक्शंस, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, 2017 का पेपर है कैशलेस ट्रांजेक्शंस। और 2024 का पेपर दिखाऊंगा अभी, सेम डिटो टॉपिक, कीवर्ड भी चेंज नहीं किया उसने, डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। 2017 का जिसने पीवाईक्यू करके, अभी समझ में आ रहा है ना पीवाईक्यू बुक क्यों निकाली है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। 400 रुपये की किताब है दोस्त, और वो किताब आपको अफसर बना सकती है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आपको तैयारी की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। एज इट इज टॉपिक रिपीट हुआ है। चलो और एग्जांपल दिखाता हूँ। सर 3 तुक्के लग गए, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, 3 तुक्के लग गए। इलीगल माइग्रेशन 2025 में तो देखने को मिला ही है, उससे पहले 2021 में आ चुका है। इलीगल माइग्रेशन, इनफिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी से कनेक्ट करके पूछ रहा है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर किसी कैंडिडेट ने सिक्योरिटी भी बहुत ढंग से तैयार कर लिया ना, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप 3-4 टॉपिक तो ऐसे ही लिख लोगे। क्यों? क्योंकि उसी के अलाइनमेंट में वो पूछेगा और वहीं से वो टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा ये बात। क्यों नेक्स्ट क्लास बोल रहा हूँ? क्योंकि इस क्लास का अपना एक पर्पज़ है, मैं प्रॉपर स्केड्यूल के हिसाब से, प्रॉपर मॉड्यूल्स के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 2021 में क्वेश्चन आया इलीगल माइग्रेशन पे, और 2025 में फिर से रिपीट हुआ डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। अब आप फिर नोट करते रहना, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोस्त, इलीगल माइग्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, ये प्रॉब्लम्स है भारत में, और उन्हीं के बेसिस पे यूपीएससी हमसे पूछ रही है। ये हमारा चौथा तुक्का लग गया है, 5वां तुक्का लगाने का समय आ गया है। 2017 में मोबाइल फ़ोन्स का एडिक्शन बहुत बढ़ रहा था, कैंडिडेट्स में प्रॉपर पूछा कि हाँ भाई यूथ में मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन बढ़ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन, एक बात नोट करना आप, जितने भी ऐसे हैं वो जर्नलाइज स्टेटमेंट के बिहाफ पे पूछे जाएंगे, जितने भी आर्गुमेंट और रिपोर्ट है वो चांस हैं करंट अफेयर बेस्ड पूछे जाएं, लेकिन वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी पूछे जा सकते हैं। जो ये रैंडम टेस्टेज लगाते हो ना इधर उधर, और वो कुछ भी टॉपिक लिखना दे देते हैं, फिर लिखते रहते हो, फिर फाइनल में आता नहीं है और फिर चिल्लाते रहते हो, वो यही इम्पैक्ट है दोस्त। मैं क्या बोला उस बात को प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। जनरलाइज टॉपिक, करप्शन इन पॉलिटिक्स, रिपोर्ट राइटिंग में पूछा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, रिपोर्ट राइटिंग में पूछा है, तो जनरलाइज टॉपिक्स भी आ सकते हैं आपके। अब मोबाइल फ़ोन से का एडिक्शन इंक्रीज़ हुआ 2016 में, सबको जियो मिल गया फ्री का मोबाइल, जो डेटा 300 रुपये का आता था अब वो फ्री में मिल रहा है, तो अब लोगों में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा। ऑफकोर्स उसका लिंकेजेस भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा, इसलिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी बढ़े। लेकिन यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है, यहाँ पे है मोबाइल फ़ोन बढ़े, मोबाइल फ़ोन के बाद जो यूथ था वो ऑनलाइन गेम खेलने लगा, और बहुत लार्ज स्केल पे नए नए यूट्यूबर जो गेम खेल रहे हैं वो पॉपुलर होने लगे, और मोबाइल गेम खेलने लगे लोग,
तो ऑनलाइन गेमिंग डेंजरस है। पूछने को पॉजिटिव साइड भी पूछ सकता था, लेकिन नेगेटिव साइड पूछी उसने कि ऑनलाइन गेमिंग डेंजरस है यूथ के लिए। यूथ को ध्यान में रखते हुए उसने क्वेश्चन फ्रेम किया और ऑनलाइन गेमिंग सेम क्वेश्चन को पॉजिटिव साइड में 2022 में पूछा, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। और यहीं से आपका पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है दोस्त, कि अगर आप एक बार ढंग से पीवाईक्यू कर लो, उसके आसपास के टॉपिक्स को तैयार कर लो, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर भी उन्हीं में से कुछ टॉपिक देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो न्यूज़ में है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड तो क्वेश्चन पक्का आएगा। दोस्त, आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ना स्टार्ट किया है, यूपीएससी बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो करंट का टॉपिक मान के बैठे हो, वो 2017 में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। कॉमन सिविल कोड जब आपको लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन, 2021 में यूपीएससी पूछ चुकी है। वो हमने भी तैयार किया था, वो 21 वाला भी तैयार करना है, वो जब तक इंप्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक वो तैयार करना है। सेम विद द पॉवर्टी, सेम विद द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, इसमें इमर्जिंग प्रॉब्लम्स भी हैं और ट्रेडिशनल भी। सेम विद द थ्रेट्स जो सिक्योरिटी को है, इसमें इमर्जिंग थ्रेट्स भी हैं और ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी। कल को टेररिज्म पे भी ऐसे आ सकता है, नक्सलिज्म पे भी ऐसे आ सकता है, रिपोर्ट भी आ सकती है डिक्लाइन इन नक्सलिज्म, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नक्सलिज्म को ध्यान में रखते हुए जब 360 डिग्री में प्रिपरेशन करेंगे, कैसे नहीं 100 मार्क्स आएंगे यार। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में। ये हमारा नेक्स्ट तुक्का लग चुका है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड। अब पानी की कुछ बातें कर लेते हैं। 2019 में रिपोर्ट आई कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा था, उसके बिहाफ पे वाटर स्कैरिसिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। अब कहीं फ्लड और कहीं पानी की कमी, ये तो देखने को मिलता ही है भारत में। ऑफकोर्स डिजास्टर सिक्योरिटी, रिसोर्सेज सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट एंगल है इसमें। जिसने ये 2019 का पीवाईक्यू तैयार कर लिया दोस्त, उसके लिए आप ये बताओ 2023 में क्या बच गया इसमें लिखने के लिए? डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन मेजर सिटीज। एक और तुक्का लग गया अभी केस का, हमारा एक और तुक्का लग गया, आपका एक और तुक्का लग गया। तुक्का नहीं दोस्त, वो एनालिसिस है, वो सालों की मेहनत है दोस्त। उस मेहनत के बिहाव पे इन टॉपिक्स को प्रेडिक्ट किया जाता है। और जो पेपर 2 की बुक बनती है वो ऐसे ही एनालिसिस 6 महीने लगते हैं उस बुक को तैयार करने में, वो ऐसे नहीं बनती है। जो आपका पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहा है ना, पॉलिटी का आ चुका है, हिस्ट्री का आ चुका है, आप सोच भी नहीं सकते उसमें कितना मैन पावर और कितनी एनर्जी लगी है। नेक्स्ट उसको देख लेते हैं, एक और तुक्के की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज इन्वायरमेंट से रिलेटेड। 2019 में एक क्वेश्चन आया, द अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस। 2019 में क्वेश्चन आया, अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, ओनली फॉर ह्यूमंस। तो मतलब किसके लिए है? कि भाई आप जो पृथ्वी को खतरे में डाल रहे हो, जो ये आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर रखा है पूरी अर्थ का, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसके बिहाव पे आपको एक बात समझनी होगी कि अर्थ केवल ह्यूमंस के लिए नहीं, अदर स्पीसीज के लिए भी है। और जिसने ये बात समझ के इस पीवाईक्यू को तैयार कर लिया होगा, उसके सामने एक क्वेश्चन और आया, द कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज। 70 से 90% तक कंटेंट सेम रहेगा। यहाँ पे एक बार यही रीजन होते हैं कि किसी का एक बार निकलता है फिर बार बार निकलता है। हमारा एक कैंडिडेट है अभी रैंक 68, लगातार तीसरी बार उसने रिटर्न क्वालिफाई किया है और अभी सिलेक्ट भी हो गया है। रैंक 68 है, कहीं ना कहीं कमी आ रही थी पेपर 2 में या कहीं और, तो इस बार उसने काम किया, अपनी कमियों पे सुधारा। ही स्कोर्ड 100 मार्क्स इन पेपर 2, ही स्कोर 120 मार्क्स इन इंटरव्यू वाला पार्ट। तो क्यों नहीं यार रैंक आएगा, टॉप 100 में रैंक आया। और तुक्का, कोई और तुक्का देखना चाहोगे? ठीक है, और तुक्का दिखा देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड लगातार 2 बार क्वेश्चन आए। 2020 में क्वेश्चन आया न्यू एजुकेशन से रिलेटेड कि कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट राइटिंग में प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर। और 2021 में फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मतलब जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से तैयार कर ली होगी वो दोनों को लिख पाएगा अच्छे से। ऑफकोर्स बहुत बार ऐसा होगा कि पॉलिटी आपने तैयार किया, हिस्ट्री आपने तैयार किया, ज्योग्राफी आपने तैयार किया, अब इन सब का मिक्सचर ही तो है पेपर 2। कभी कभी वो 2 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन उसने ध्यान में रखते हुए पूछा। अब उसने 2 कीवर्ड दे दिए, भैया आपको एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब आपके जो समझ में आ रहा है आप लिख दो, और यहीं पे एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट की लिखने की अप्रोच अलग हो जाती है। नेक्स्ट और तुक्का देखना है, और तुक्का देख लेंगे जी। 2016 में अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उसने। अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ए ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। वो ये बोल रहा है कि भाई अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कर रहे हो आप, कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास, और उसके रिपरकशंस आपको देखने को मिलेंगे अर्बन फ्लड के फॉर्म में या अदर जो डिजास्टर्स हैं उनके फॉर्म में। हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, वो भी एक बड़ा कारण है इस चीज़ का। और इसी से चीज़ से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन पूछा कि अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट।
जितने भी मोस्टली स्टेटमेंट्स देखोगे नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो के माध्यम से पीवाईक्यूज़ की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दी, फिर भी किसी को समझ में नहीं आई, भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो समझना ही नहीं चाहता। ठीक है, सोए हुए को जगा सकते हैं, जो आंखें बंद करके लेटा हुआ है उसको धक्के से कैसे जगाएं? फिर मैं तो उसको भी जगा दूंगा। ठीक है, थोड़ा लात मारनी पड़ेगी उसको और जाग जाएगा। चलो, जो कैंडिडेट्स यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी अटेंडेंस बताएं। पता चला अब रात को हम एफर्ट कर रहे हैं, 12-10 हो गए, एफर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दोस्त, मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि मुझसे ज़्यादा मेहनत कर लो, आपका एग्ज़ाम धरती पे कोई नहीं रोक पाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और डेप्थ में चीज़ों को सीखेंगे। पीवाईक्यूज़ एनालिसिस आज की वीडियो से हमने सीखी। नेक्स्ट ये वीडियो कैसी लगी, ये सीरीज़ कैसी लगी, आपका रिस्पॉन्स चाहिए, अब आपकी तरफ से कमी नहीं आनी चाहिए दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।